हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग आराम से सुनिएगा, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? जेनेवा में आपका WHO का मुख्यालय हो जाएगा। फिर WHO इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ होगा? जेनेवा होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। और आपको याद रखना है ILO इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हो गया, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और UNDP इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। UNDP का मतलब हो गया UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण जो है भागीरथी नदी के तट पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह भारत का सबसे ऊँचा बांध है। क्या है? भारत का सबसे ऊँचा बांध है, सबसे ऊँचा बांध है। अच्छा, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, गंगा नदी से थोड़ा क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा पूछेगा किस नदी को मिला, तो आपको क्या बताना है? गंगा नदी बताना है। गंगा नदी की लंबाई अगर पूछा जाए कितना है, तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला व्यक्ति था। तो मरणोपरांत भारत रत्न से उपाधि पाने वाला व्यक्ति कौन था? लाल बहादुर शास्त्री था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री, इसका नारा आपको याद रख लेना है। इसका नारा नारा है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान अगर नारा पूछेगा किसका है, तो आपको क्या बताना है? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखना कि इसके समाधि स्थल को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? विजय घाट कहते हैं। इसके समाधि स्थल को हम लोग विजय घाट कहते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि कौन दिया गया था? शेरशाह को शेर खां की उपाधि दिया गया था, कौन दिया था? बखार खां लोहानी। बखार खां दक्षिण बिहार का गवर्नर था बखार खां लोहानी, यानी मोहम्मद लोहानी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शेरशाह का बचपन का नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां शेरशाह का बचपन का नाम था। और शेरशाह जो था GT रोड बनवाया था। GT रोड कहेगा कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह का मकबरा पूछेगा कहाँ है इसका मकबरा, तो शेरशाह का मकबरा याद रख लेना है। इसका मकबरा है बिहार के सासाराम में। कहाँ है? बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है? तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो गया जिला में स्थित है, बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, बिहार में और कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन पूछेगा कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा गया में। कहाँ है? तो ये हो गया गया में। ये गया में है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये वैशाली में होगा, सॉरी ये कहाँ है? ये वैशाली में होगा, ये वैशाली में है। फिर गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये गया में है, ये गया में है, आपको याद रखना है। चलिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व
ये कहाँ है? ये पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में याद रखना, इसको जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जननायक के नाम से पूछेगा किसको जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए, इस बार 2024 में इसको क्या हुआ था? भारत रत्न मिला है, मरणों उपरांत भारत रत्न मिला है। और इनके साथ साथ 3 व्यक्ति को और दिया गया है भारत रत्न। आप लोग उन तीनों का नाम फटाफट कमेंट में छाप दीजिए। तब तक बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 40,99,452। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी को अगर मोबाइल नंबर के जैसा अगर याद कर लेते 10 40 99 452, मोबाइल नंबर के जैसा याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, भारत में भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो भारत में भूदान आंदोलन पूछ रहा है कि कौन आरंभ किया था? तो भूदान आंदोलन को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? आचार्य विनोबा भावे। कौन था? आचार्य विनोबा भावे था। अच्छा, इनका जन्म कब बात किया जाए तो 11 सितंबर 1895 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895। कब हुआ था? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और विनोबा भावे के बारे में याद रखना, इसका मूल नाम विनोबा भावे का, आचार्य विनोबा भावे का मूल नाम है विनायक नरहरि भावे। क्या नाम है? विनायक नरहरि भावे, इसका क्या है? मूल नाम है। अच्छा, और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो विनोबा भावे ने जो आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत में, भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन, क्वेश्चन कहेगा कि भूदान आंदोलन को कौन चलाया था? तो भूदान आंदोलन को चलाने वाला व्यक्ति कौन था? विनोबा भावे था। ये गांधी जी के विचार से प्रभावित था। भूदान आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये सब कौन चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। ये सब आप इनके बारे में आपको याद रखना है। सर्वोदय आंदोलन, ये भी कौन चलाया था? इसमें महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन ये किया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद का विशेषता होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर सत्ता को विभिन्न स्तर पर बांटना होता है संघवाद का विशेषता। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिखा है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही बात यहाँ कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी बात सही है। तो सही हमको ने गलत ढूंढना है। स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार देना, सत्ता का केंद्रीकरण, हाँ सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ पर गलती है। सत्ता का केंद्रीकरण मतलब किसी को पावर जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, तो तब तो तनाशाह हो जाएगा, तब संघवाद रहेगा कहाँ? तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक आपको याद रखना है, आधा तेल यूपी में बिका। क्या ट्रिक याद रख लेना है? आधा तेल यूपी में बिका। तो ये सब राज्य में क्या है? विधान परिषद है। भारत में टोटल 28 राज्य हैं। इस 28 राज्य में जहाँ जहाँ विधान परिषद है, तो यही ट्रिक है, आधा तेल यूपी में बिका। आधा से आपको याद रख लेना है आंध्र प्रदेश। क्या याद रख लेना है? आंध्र प्रदेश याद रख लेना है। तेल से याद रख लेना तेलंगाना। आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। यूपी से खुद यूपी है, ये है। में से याद रख लेना महाराष्ट्र। बी से याद रख लेना बिहार। का से कर्नाटक। तो ये सब राज्य में क्या है? विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यही 6 राज्य है जिसमें क्या है? विधान परिषद है। आपको ये ट्रिक याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है वो करता है, कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर राज्यपाल का अगर बात किया जाए, आर्टिकल 153, राज्यपाल जो है, राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अपना पद को ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 153 से लेकर के 162 तक, आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति और कार्य शक्ति सब चीज़ के बारे में आपको जानना है तो आर्टिकल 153 से 162 तक आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 राज्यपाल के बारे में हमको जानकारी देता है। चलिए, और भी मैं बात अगर आपको बताऊं, राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का अगर कार्यकाल कहा जाए तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अच्छा, राज्यपाल को शपथ पूछेगा कौन दिलाता है? तो इसको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ जो दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ स्थापित? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ पर जनता का स्वयं राज होता है, जनता स्वयं उसको वोट करता है। हम लोग स्वयं वोट थोड़ी करते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वोट करते हैं, तब वो प्रतिनिधि हमारे लिए शासन चलाते हैं। तो स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पदार्थ का जड़त्व उसकी उस भौतिक राशि का माप बताता है। पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो उसके द्रव्यमान का माप बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पदार्थ का जड़त्व उसकी भौतिक राशि का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, जी का मान क्या है? अच्छा, यहाँ बहुत काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। जी का मान क्या है? तो जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी का मान इतना होता है। जी यानी ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का मान। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? जी का मान बताओ। जी का मान आपको बताना है। जी का मान विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर जी का मान दोस्तों कितना हो जाता है? न्यूनतम होता है, कम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। अच्छा, फिर जी का मान पूछ लेता है ध्रुव पर कितना होता है? जी का मान ध्रुव पर, तो दोस्तों जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन ज़्यादा जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। तो जी का मान ध्रुव पर बहुत अधिक होता है। अगर जी का मान कहेगा केंद्र पर, तो जी का मान केंद्र पर 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला है, पदार्थ का संवेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ाना होगा? अच्छा, अगर पदार्थ का संवेग को अगर दोगुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा को हमको 4 गुना बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग हैलोजन नहीं, निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। इंग्लिश में इसको नोबेल गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोबेल गैस कहा जाता है। तो शून्य समूह में कौन है? अक्रिय गैस है। कौन कौन है? तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, आर्गन 18, तो AR हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा। ये सब कौन है? गैस है, तो अक्रिय गैस है। अच्छा, हेलोजन ग्रुप पूछे कितना समूह में आता है? तो आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में हेलोजन समूह आता है। आपको ये बात याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको बताता हूँ कि हेलोजन समूह में कौन कौन सा तत्व होता है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो। हेलोजन समूह का तत्व का नाम ये 17वें समूह में है या 17वां समूह में है, पहला बात।
इस 17वां समूह का अगर तत्व का नाम पूछे कौन कौन होता है तो क्लोरो फ्लोरो क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, फिर आपको ब्रोमो हो गया, फिर आइडो ये क्या है? हेलोजन ग्रुप है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा? उसका सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में जान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? अच्छा, कोबाल्ट कह रहा है तो कोबाल्ट दोस्तों विटामिन बी 12 को में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कोबाल्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में। कहाँ करते हैं? कैंसर के उपचार में कहेगा हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट का यूज करते हैं। कैंसर के उपचार में हम लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है दोस्तों? खून का रंग लाल होता है। खून का रंग आपको लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ती का रंग हरा दिखता है। पत्ता का रंग क्या दिखता है? हरा दिखता है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है दोस्तों? किसी तारे का जो रंग होता है उसके पृष्ठीय ताप को दर्शाता है, यानी उसका ताप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा तारा है जो 76 वर्ष बाद उगता है? तो हेली पुच्छल तारा, आपको याद रखना है। हेली पुच्छल तारा ये जो है 76 वर्ष बाद उगता है। कितना वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद उगता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक अगर गैस पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन बताना है। अगर सर्वाधिक तत्व पूछा जाएगा तो एल्युमिनियम बताना है। तो आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जिस टाइप से आएगा तो उस हिसाब से आपका आंसर भी सही हो जाएगा। तो गैस पूछेगा तो ऑक्सीजन, और तत्व पूछेगा तो एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है? तो मैंने आपको कई बार एग्जाम में बता चुका हूँ। फोन पे हम कितना बताएं? फोनवा पे कितना बताई गाना सुने हैं ना, तो फोन FON फोन। तो याद रखना, जिसमें होगा फोन वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। जिसमें होगा फोन वो बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे अधिक फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या दिख रहा है हमको? फ्लोरीन दिख रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है? फोन में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो नहीं दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है। हाँ, पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु उसको साफ दिखाई नहीं देता है। यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को कौन सा लेंस का जरूरत होता है? उत्तल लेंस को जरूरत होता है। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का जरूरत होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठा करके रखना है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। अच्छा, ऐसे 2 ग्रह को बताइए जिनका उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल का जिनके पास में कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह पूछे कौन है? तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। मंगल का तो आप जानबे करते हैं, फोबोस और डोमोस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोबोस और डोमोस नामक का 2 उपग्रह किसका है? मंगल का है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुध और शुक्र के पास में कोनो उपग्रह न है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सुबह का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी का भगनी के नाम से जानते हैं, और सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? अच्छा, विषाणु जनित रोग नहीं है, यानी विषाणु से कौन रोग नहीं फैलता है? तो चलिए देखते हैं। तो बर्ड फ्लू ये भी विषाणु से फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी विषाणु से फैलता है। डेंगू भी फैलता है।
तो हैजा जो है ये बैक्टीरिया से फैलता है, तो ये विषाणु जनित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हैजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोलेरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, डेंगू, डेंगू जो रोग होता है, तो डेंगू रोग जो होता है किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एंडीज एजिप्टाई। क्वेश्चन पूछेगा कि किस मच्छर के डेंगू मच्छर का नाम क्या है, तो मादा एंडीज एजिप्टाई ये क्या है, मादा हाँ ये क्या है, डेंगू मच्छर का नाम है। इसी के काटने से क्या होता है, डेंगू रोग हो जाता है। और डेंगू रोग को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, डेंगू रोग को दोस्तों हम लोग कहते हैं हड्डी तोड़ बुखार। क्या कहते हैं, इस डेंगू रोग को दोस्तों हम लोग अगला नाम देते हैं हड्डी तोड़ बुखार, क्योंकि इसमें जब डेंगू रोग होता है इसमें बहुत ज़्यादा हड्डी दर्द करता है, शरीर पूरा दर्द करता है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार हम लोग कहते हैं। किसको कहते हैं, इस डेंगू रोग को कहते हैं। अच्छा, जिस व्यक्ति को डेंगू रोग होगा उसका प्लेटलेट्स की मात्रा में गिरावट होगा, उसका प्लेटलेट्स घट जाता है। डेंगू रोग में क्या होता है, प्लेटलेट्स घट जाता है, प्लेटलेट्स की मात्रा गिर जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, यहाँ कुछ वायरस से होने वाला रोग है, यहाँ देख लीजिए आप। रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है ये लोग। हेपेटाइटिस जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, टिक्रोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ज्वार, इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होता है, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग था। चलिए नेक्स्ट अगला है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, तो हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो काला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही रहते हैं, तो -40 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है क्या है, तो आपको बताना है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है, ये विद्युत धारा का है। और वोल्ट विद्युत विभव का है, विद्युत विभव का है। फैराडे किसका है, तो विद्युत धारिता का, विद्युत धारिता का मात्रक है। कौन, फैराडे। चलिए नेक्स्ट अगला है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन क्या उपयोग करता है, रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, दृश्य प्रकाश का, चुंबक का। तो आधुनिक ये आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, रेडियो तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न अगला है, एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं, तो एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं, तो यह प्रोटीन से बनते हैं। किससे होते हैं, प्रोटीन से बनता है। और प्रोटीन की कमी से याद रखना, हमको दो रोग याद रखना, एक को कहते हैं मैडीमस, एक को क्या कहते हैं, मैडीमस, और दूसरा को कहते हैं क्वाशरकोर, क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीरा किसका अपर रूप है। हम सब जानते हैं हीरा कार्बन का अपर रूप होता है, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा का अगर आकार का बात किया जाए, हीरा का आकार बच्चों चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है दोस्तों, हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ पूछे कौन है, तो हीरा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या हो जाएगा, पानी, पारा, ईथर, बेंजीन। तो हम सब जानते हैं कि पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ये द्रव अवस्था में रहता है तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, पानी से भी अच्छा चालक क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज के कुछ प्रश्न। हाँ यहाँ और भी है क्या, हाँ यहाँ है, निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का खोज किया था, एक्स किरण का खोज किया था रोएंटजेन ने। कौन किया था, रोएंटजेन ने। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और रोज क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है, वहाँ से जाकर वीडियो को पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।